थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक के बारे में। तो थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक कैसे है? सेमी फ्लूइड सब्सटेंसेज है। फ्लूइड का मतलब आप समझ गए होंगे, थोड़ा आधा तरल पदार्थ टाइप है ये। इसका मॉलिक्यूलर मासेस जो हैं वो लोएस्ट होते हैं। और हीटिंग इफेक्ट की बात करें अगर, मेन हीटिंग इफेक्ट से आपको थर्मोप्लास्टिक और थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक के बीच में डिफरेंस पता लगेगा। थर्मो जो प्लास्टिक होता है, मतलब हीटिंग का जो इफेक्ट होता है वो बहुत जल्दी होता है। मतलब उसमें सबसे पहले क्या होगा, अगर आप हीट करेंगे उसे तो वो सॉफ्ट बन जाएगा, ज़्यादा हीट करेंगे तो मेल्ट हो जाएगा, मोल्ड कर सकते हैं आप किसी भी फॉर्म में उसे। लेकिन थर्मोस्टैटिक में ऐसा नहीं होता। थर्मोस्टैटिक में अगर हीटिंग इफेक्ट की बात करेंगे आप, तो सबसे पहले इनिशियल अगर हीट करेंगे तो ये सॉफ्ट बनेगा। इनिशियल अगर हीट करेंगे तो थोड़ा सॉफ्ट बन सकता है। और सॉफ्ट करने के बाद अगर आप फर्दर हीट करेंगे इसे, फिर हीट करेंगे तो इसमें जो है केमिकल चेंज शुरू हो जाएगा। केमिकल चेंज होने के बाद इसमें क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर बनने शुरू हो जाएंगे विथ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। तो हीटिंग इफेक्ट का इसमें ज़्यादा प्रभाव नहीं होता। एक तो इनिशियली हीट करेंगे तो सॉफ्ट बनेगा, फिर और हीट करेंगे तो केमिकल चेंज आएगा। केमिकल चेंज होने की वजह से क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर बनेंगे इसमें विद स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। और इस वजह से जब केमिकल चेंज बनेगा होगा इनमें और क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर बनेंगे तो उसके बाद ये परमानेंट हार्ड हो जाएंगे। थर्मोप्लास्टिक जो है परमानेंट, मतलब उनमें हीटिंग इफेक्ट ये होता है कि अगर आप ज़्यादा हीट करेंगे उन्हें तो परमानेंट हार्ड हो जाते हैं। फिर आप उन्हें जो है क्या नहीं कर सकते, वापस नहीं कर सकते, मोल्ड नहीं कर सकते इजीली। अब बैकेलाइट देखिए आप, अभी मैं बात कर रहा था बैकेलाइट के बारे में। तो जो प्रेशर कुकर है आपका या बाकी जो बर्तन है घर में, उनमें पीछे से जो हत्था लगा होता है पीछे, वो बैकेलाइट का लगा होता है। कितना कठोर होता है वो, कितना हार्ड होता है, अरे होता है कि नहीं होता? वो भी प्लास्टिक है, लेकिन किस टाइप का प्लास्टिक है? थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक है ना। थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक पर हीटिंग का जो इफेक्ट होता है दैट गोस परमानेंट चेंज। उसमें क्या होता है? परमानेंट चेंज होता है ना। व्हेन यू आर हीटिंग दैट प्लास्टिक, जब आप उसको क्या कर रहे हो, हीटिंग कर रहे हो उसको, तो क्या होता है? परमानेंट चेंज होता है एंड दैट बिकम्स वेरी हार्ड, वेरी हार्ड, है ना। आप जितना उसको और गर्म करेंगे, मतलब प्रेशर कुकर के हत्थे को जितना गर्म होगा उतना हार्ड होगा, ऐसा नहीं कि वो पिघल जाएगा। तो उसकी खास बात ये होती है। जस्ट उसका उल्टा है या नहीं है? थर्मोप्लास्टिक का उल्टा है या नहीं है? यहाँ वो थर्मोप्लास्टिक तो बिल्कुल सॉफ्ट हो रहा है, आप उसे मोल्ड कर सकते हो किसी भी फॉर्म में, लेकिन थर्मोस्टैटिक क्या हो रहा है? वो हार्ड हो जा रहा है और ओके। तो ये थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक होता है। इसमें थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक में हमारे पास सबसे पहले है ब्यूना एस। पहला एग्जाम्पल है ब्यूना एस। थर्मोस्टैटिक का पहला जो एग्जाम्पल है वो है ब्यूना एस। अब ब्यूना देखो यहाँ पे ये खुद ही बताएगा ब्यूना किससे बना है? ब्यूटाडाइन। Na इसमें है, सोडियम इसमें कैटालिस्ट है, और S है स्टायरीन। तो इन दोनों से मिलकर बना है, मतलब ब्यूटाडाइन और स्टायरीन से मिलकर बना है ब्यूना एस, और सोडियम इसमें कैटालिस्ट का काम करता है। तो बस आपको याद होगा ब्यूना एस किससे बना है? ब्यूना एस बना है ब्यूटाडाइन। अब आपको ब्यूटाडाइन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, C2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये आपके पास क्या हो गया? ब्यूटाडाइन हो गया। लेकिन कैसा ब्यूटाडाइन है? 1,3 ब्यूटाडाइन। इसका नाम क्या है? 1,3 ब्यूटाडाइन। 1 और 3 पे क्या है? 1 पर 3 डाइन है ना। डाई मतलब 2 हैं, लेकिन क्या है? ईन है। ईन मतलब एथीन है ना, डबल बॉन्डेड है। और पूरा क्या है? ब्यूटेडीन है, ब्यूटा है ना। तो 1,3 ब्यूटाडाइन हो गया, प्लस स्टायरीन। स्टायरीन अभी हमने बात की थी, CH2 डबल बॉन्ड CH C6H5, ये है स्टायरीन, है ना। तो बस N मोनोमर्स इसके ले लीजिए, N मोनोमर्स इसके ले लीजिए, बस इनको आपस में जोड़िए। बस करना कुछ नहीं है, रिएक्शन थोड़ी नहीं करानी भयंकर वाली,
सिंपल है ये। सोडियम इसमें क्या है, कैटालिस्ट है, क्योंकि इसने खुद बताया ब्यू मतलब ब्यूटाडाइन, एन ए मतलब सोडियम कैटालिस्ट है, और एस मतलब स्टाइरीन। स्टाइरीन और ब्यूटाडाइन से मिलकर बनता है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम कैटालिस्ट। बस ऐसा करिए कि इस बॉन्ड को यहाँ लगाइए, ठीक है, इस बॉन्ड को यहाँ लगाइए और इस बॉन्ड को यहाँ लगाइए, और कुछ नहीं करना आपको। देखो यहाँ पे CH2, एक बॉन्ड यहाँ से लगाइए क्योंकि ये यहाँ से भी कोई यूनिट जुड़ रही होगी, ठीक है। CH यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2, ठीक है, ये हो गया। फिर CH, ये देखो यहाँ पे CH2, फिर सिंगल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH, ये बॉन्ड इधर से लग जाएगा और यहाँ से आ जाएगा C6H5। इनका क्या करना आपने, होल N। इसका नाम क्या है, ब्यूना S। क्या नाम है इसका, ब्यूना S। अब ये काम कहाँ आता है, एक तो ये वही बात गुड है, सब्स्टिट्यूट फॉर नेचुरल रबर। पहली बात ये टफ है, रेसिस्टेंट है ना, इसके लिए इंसुलेटर का काम कर सकते हैं आप इसमें। लेकिन सबसे अच्छी बात ये नेचुरल रबर है ना, रबर होता है ना रबर, उसके स्थान पर ये सब्स्टिट्यूट का काम कर सकता है। ब्यूना एस जो है वो क्या है, नेचुरल रबर का क्या है, एक सब्स्टिट्यूट है, मतलब उसका अल्टरनेट है, ठीक है ना। अगर नेचुरल रबर नहीं मिला तो वो ये भी उसी तरह का काम करता है, ठीक है ना, नेचुरल रबर की तरह। तो ये रबर है एक हिसाब से, और इसको SBR भी कहते हैं, SBR, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर भी इसको बोल। बियरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। लोड बियरिंग कैपेसिटी मतलब अगर आप इसका टायर बना देंगे ना, टायर बना देंगे इसका, टायर, गाड़ी के टायर, तो ये बहुत लोड को क्या कर सकते हैं, सहन कर सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि चल रहा है और पिघल जाएगा। एक तो थर्मोस्टैटिक की एक विशेषता नहीं होती है, पता है ना आपको। गाड़ी का टायर जो है वो कितनी तेज़ी से चलता है, अब जितनी तेज़ी से वो क्या करेगा, सड़क से क्या करेगा, एब्रेजन होगा, उसका घर्षण होगा, ठीक है, उससे हीटिंग इफेक्ट भी पैदा होगा उसमें, यस नो, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा, तो उस हिसाब से तो पिघल जाना चाहिए था उसका, नहीं पिघलना चाहिए था कि नहीं पिघलना, लेकिन नहीं। ये कौन सा प्लास्टिक है, थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक है। थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक की विशेषताएं क्या है कि वो हार्ड होता है, पिघलता नहीं है, इनिशियली सॉफ्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो हाई लोड कैपेसिटी होती है, हाई लोड बियरिंग कैपेसिटी होती है इसकी। इसके अलावा एब्रेजन रेसिस्टेंट होता है, अभी मैंने कहा एब्रेजन रेसिस्टेंस। एब्रेजन का मतलब क्या है, स्क्रैच पड़ जाता है ना, स्क्रैच समझ लीजिए आप, है ना, घर्षण स्क्रैच, है ना, तो वो समझ लीजिए आप कि आप वहाँ पर जो है ये इजीली जो है इसमें स्क्रैच नहीं होते, है ना, तो उसका रेसिस्टेंट होता है ये, ऐसा नहीं कि ये टूटना शुरू कर दे एक जगह से आराम से, है ना, तो एब्रेजन रेसिस्टेंट होता है ये। ओके, तो ये हो गया ब्यूना एस। अगले की बात करते हैं, नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 बनता है, पहली बात नाइलॉन 6 बनता है कैप्रोलैक्टम से। नाइलॉन 6 बनता है कैप्रोलैक्टम से, भैया ध्यान रखना आप, कैप्रोलैक्टम क्या है। अब कैप्रोलैक्टम बनाओ भाई, ये है कैप्रोलैक्टम, ये है कैप्रोलैक्टम, ठीक है, कैप्रोलैक्टम इससे बनता है। कितने मेंबर्ड है, देखो 1 कार्बन, 2 3 4 5 6, ठीक है, और 7 पे जगह क्या है, नाइट्रोजन। 7 मेंबर रिंग है और जिसमें 6 कार्बन है, एक क्या है, नाइट्रोजन है। ओके, तो बंद कर देगा। ऐसे बंद कर दो। अब देखो इसमें इसका टेम्परेचर है
533 से 543 केल्विन तक, और इसमें H2O की परसेंस में ये रिएक्शन होती है, और फिर ये बनता है आपके पास क्या, नाइलॉन 6। अब ये नाइलॉन 6 बनना ये थोड़ा आपको इजीली समझ में नहीं आएगा, इसके लिए मुझे आपको थोड़ा मैकेनिज्म टाइप इसकी बतानी पड़ेगी ताकि आपको इजीली ये समझ में आ जाए। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इस H2O को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब इस H2O को मैंने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर है, 2 लोन पेयर हैं। इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर है। ये लोन पेयर क्या करते हैं, देखो ये शॉर्ट रिएक्शन नहीं बता रहा हूँ मैं आपको थोड़ा मैकेनिज्म बता रहा हूँ कि एक्चुअल में होता कैसा है, इस हिसाब से आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जनरली रिएक्शन अगर मैं इसको, क्योंकि ये क्लोज चेन है और क्लोज चेन से फिर ओपन चेन बन जाएगी एक स्टेप में अगर रिएक्शन डायरेक्ट बताऊँ, परंतु उस हिसाब से आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, तो मैं आपको मैकेनिज्म बता रहा हूँ भाई डायरेक्ट इसकी। ये जो है यहाँ पर लोन पेयर है, इनको ध्यान से देखो इन्हें। ये लोन पेयर क्या करेंगे, एक प्रोटॉन ले लेंगे भाई बगल से, हाइड्रोजन से, पानी से, ठीक है, क्या ले लेंगे, प्रोटॉन ले लेंगे। इस हिसाब से प्रोटॉन वापस इसके पास आएगा और ये बॉन्ड वापस चला जाएगा इसके पास, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये अगला स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरह बनेगा, NH, यहाँ पर जो है O के पास प्लस चार्ज आ जाएगा और प्लस चार्ज के साथ H जुड़ जाएगा इसके ऊपर, और साथ में हमारे पास OH माइनस आ जाएगा। ओके, क्यों प्लस आ जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, एक ही तरफ गए ना, हाइड्रोजन प्रोटॉन्स के पास। प्रोटॉन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ गए। प्रोटॉन के पास वैसे भी नहीं होता है, तो एक बॉन्ड बन गया, यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया तो यहाँ प्लस चार्ज आ गया। अब आप जानते हैं कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, कौन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और डबल बॉन्ड आने से और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, ये आपने 11th में पढ़ा होगा, और साथ में उसमें प्लस चार्ज भी आ गया, तो ये बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया है, बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया है। इसकी नेचर ये है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव इतना ज़्यादा हो, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर इसके अंदर बढ़ गई है। अब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा यहाँ से, ये खींच ले इसने, ओके। तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बनेगा हमारे पास ये इस तरह, यहाँ पर NH, यहाँ पर आपके पास O, ये इलेक्ट्रॉन वो वापस जाएंगे, यहाँ पे प्लस चार्ज ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस चार्ज यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए। अब देखो यहाँ पे ये बन गया एक सेंटर, कार्बन का सेंटर है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन गया ये, जहाँ पर न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकता है। अब हमारे पास क्या है, OH माइनस है जो न्यूक्लियोफाइल का काम भी करता है। 11th-12th में आपने न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पढ़े होंगे। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या कर सकता है, इस सेंटर पर अटैक कर सकता है। इस सेंटर पर अटैक करने के बाद ये क्या बनेगा, इस तरह बनेगा, NH, यहाँ पर जो है OH पहले से था, एक OH और आ जाएगा यहाँ पे, ओके, एक OH क्या आ जाएगा और आ जाएगा यहाँ पे। अब जब भी ऐसी कंडीशन होती है कि एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं तो अनस्टेबिलिटी की कंडीशन होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। डाईऑल कभी नहीं बन सकता, मतलब एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप कभी नहीं बन सकते। इसका मतलब ये अनस्टेबल कंपाउंड है ये वाला। तो ये अनस्टेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए ये क्या करेंगे, इसके ऊपर क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसके प्रोटॉन्स को अपने पास ले लेंगे। अनस्टेबल है तो कुछ तो उत्पाद मचाएंगे, और उत्पाद मचाने के लिए यही संभावनाएं दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे यहाँ पे, इस इलेक्ट्रॉन को, मतलब ये प्रोटॉन्स को अपने पास ले लेंगे ये इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, ये बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, ये बॉन्ड चला जाएगा यहाँ, ठीक है, और यहाँ के बाद यहाँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो इस तरह
ये हमारे पास एक OH तो इसमें पहले से ही है, साथ में यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा। डबल बॉन्ड O क्यों आया? क्योंकि ये प्रोटॉन अपने साथ बॉन्ड नहीं ले जाता, ये बॉन्ड कहाँ खिसक गया? ऑक्सीजन के ऊपर, तो ऑक्सीजन के ऊपर ये माइनस चार्ज के रूप में आएगा, माइनस चार्ज फिर डीलोकलाइज होगा, कहाँ बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे, तो बॉन्ड बन गया ये यहाँ पे, और साथ में हमारे पास यहाँ पर क्या बन गया? अच्छा, जब ऐसा हो रहा होगा यहाँ पे तो ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर मैं इसको यहाँ दिखा देता हूँ, डायरेक्ट यहाँ पर दिखा देता हूँ, और यहाँ से ये ब्रेकिंग हो जाती है रिंग की, ठीक है, रिंग की क्या हो जाएगी? ब्रेकिंग। ये ऐसे ब्रेकिंग क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ अनस्टेबिलिटी आ गई है, दो हाइड्रोक्सी ग्रुप एक ही कार्बन पर जुड़ गए हैं, है ना, और इस वजह से यहाँ ब्रेकिंग होने अब पॉसिबल हो गया है। तो अब देखो यहाँ पे ये ब्रेकिंग होगा, तो अब बिल्कुल मैं इसको यहाँ से एक ही लाइन में दिखाता हूँ। अब ये ब्रेकिंग हो गया, तो ब्रेकिंग हो गया तो आपके पास ये बन जाएगा NH2, क्योंकि ये H इस पे आ जाएगा, ये वाला NH2, और ये 1 2 3 4 5 और 6 पे आपके पास बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH। ये बात आपको समझ में आई? नहीं आई? नहीं आई आपको समझ में? देखो ये यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन थे, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ने प्रोटॉन अपने पास लिया, प्रोटॉन अपने साथ बॉन्ड नहीं ले जा सकता, बॉन्ड कहाँ खिसक गया? ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर वो हो जाएगा माइनस चार्ज के रूप में, माइनस चार्ज में यानी 2 इलेक्ट्रॉन के रूप में। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे? यहाँ पर आ जाएंगे फिर वापस, तो ये वापस आ जाएंगे तो बॉन्ड बना देंगे। अच्छा, यहाँ बॉन्ड बना देंगे यहाँ पर, ठीक है ना, तो कितनी बैलेंसी होगी? 1 2 3 4 5, ज़्यादा नहीं हो जाएगी? अरे ज़्यादा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो अगर यहाँ पर जो है बॉन्ड बना देगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, सोचो तो डबल 1 2 3 4 5 बैलेंसी नहीं हो जाएगी कार्बन के, तो इसलिए इसको ब्रेकिंग करना पड़ेगा, है ना, ये ब्रेकिंग करना पड़ेगा, तो ये ब्रेक हो जाएगी यहाँ से पूरी रिंग। तो ब्रेक हो जाएगी तो देखो यहाँ से देखो NH2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये वाला यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अगला कार्बन ये वाला 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया, समझ में आ गया। और छठा कार्बन जो है ये है COO, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, O और OH, ठीक है। बस यही तो बनाना था हमें। अब देखो ये बन गया हमारे पास, है ना। इस तरह की बहुत सारी रिंग है, जो कैप्रोलैक्टम है वो इसी तरह की कंडीशन H2 के साथ रिएक्शन करेगा और फाइनली ये बना देगा, है ना। और ये जब दो यूनिट 2 मोनोमर आपस में जुड़ेंगे, ये वाले ये 2 मोनोमर जब आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे? यहाँ से क्या बन जाएंगे? NH, ठीक है, और यहाँ से क्या बन जाएगा? CO, इतना, यानी वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। मतलब जो NH2 था यहाँ पे और COH था, ऐसे मैं 2 यूनिट आपस में जोड़ दूँ या 2 से ज़्यादा यूनिट जोड़ दूँ तो क्या बनेगा? 1 यूनिट यहाँ से जुड़ेगी तो यहाँ से पानी निकल जाएगा। अरे समझ में आ रही है आपकी बात की? नहीं आ रही आपकी समझ में बात? यहाँ देखो मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, देखो यहाँ पे मैंने इसको बोला था NH2, 1 2 3 4 5, फिर छठा ये है C डबल बॉन्ड OH। अगर मैं यहाँ से एक और यूनिट जोड़ देता हूँ NH2, 1 2 3 4 5 6, ये ठीक है। अब ये 2 यूनिट आपस में जुड़ गई, यहाँ से जुड़ेगी ना ये, है ना। तो जुड़ेगी तो बताओ, ये जुड़ेगी तो ये यहाँ से एक H ले लेगा, ये OH है, एक H यहाँ से ले लेगा, ये H2 मॉलिक्यूल यहाँ से पानी निकल जाएगा, माइनस H2 हो जाएगा, माइनस H2 निकल जाएगा यहाँ से, तो क्या बनेगा? ऐसे ही यहाँ से भी जुड़ेगा, कोई यूनिट यहाँ से भी तो जुड़ेगी, एक यूनिट यहाँ से भी जुड़ेगी। तो मैंने इनको क्या लिख दिया? मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे NH लिख दूँ, NH पे ऐसा बॉन्ड बना दूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 पे ये है और ये, क्योंकि यहाँ से ये निकल गया है पूरा, है ना। और अब देखो यहाँ पे ये निकल गया तो क्या बन गया? यहाँ पे बन गया NH ही तो बचा यहाँ पे अब, है ना। NH के बाद फिर 1 2 3 4 5 6 CO, यहाँ से फिर वाटर निकल जाएगा यहाँ से भी, तो हर एक जगह से ऐसा होगा।
तो मैंने शॉर्ट में एक ही यूनिट में लिख दिया इसे, या तो आप इसका होल एन लिख दो इसे, इस तरह की यूनिट जुड़ेगी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, नाइलॉन 6। तो एक यूनिट में नाइलॉन 6 है। नाइलॉन 6 क्यों नाम दिया इसे, क्योंकि एक यूनिट में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। देखो ये एक यूनिट कितनी है, यहाँ तक है ना, है एक यूनिट यहाँ तक, अरे एक यूनिट यहाँ तक है या नहीं है, देखो तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, इसलिए इसका नाम क्या है, नाइलॉन 6 है। समझ गए बात कि नहीं, बस इतनी सी बात थी है। तो नाइलॉन 6 कैसे बनेगा, कैप्रोलैक्टम से बनेगा। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको लिखिए आप।